इससे पहले जो वीडियो हमने देखा उसमें हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण का मुख अक्ष के बारे में पढ़ा, ध्रुव और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या आदि के बारे में हमने पढ़ लिया। आज जो हमें मुख्य रूप से जानना है उसमें हमें ये जानना है कि किसी भी दर्पण का फोकस हम लोग किसे कहते हैं, किसी भी दर्पण का फोकस हम किसे कहते हैं। तो अभी हम अवतल दर्पण में बात करते हैं। तो मान लीजिए ये एक हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है। AB आपतित किरण दर्पण पर B बिंदु पर पड़ती है और पड़ने के बाद परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और उत्तल दर्पण में जस्ट इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसमें वास्तविक रूप से नहीं कटता है लेकिन काटती हुई क्या होती है, यहाँ पर देखिए जब ये दर्पण पर आपतित किरण पड़ने के बाद ये परावर्तित होकर इधर लौट गई, लेकिन इसका छाया यानी काटती हुई हमें प्रतीत हुई जिस बिंदु पर उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। तो आप लोग फोकस का परिभाषा समझ गए होंगे फोकस को। तो फोकस का परिभाषा नोट करेंगे, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकस ये हुआ और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई, ये फोकस दूरी होता है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी होता है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो अब यहाँ पर एक संबंध होता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो हम लोग अब इसे जानते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। आगे का स्लाइड आप लोग जरूर देखते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। तो इस संबंध को आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में हमें सीधा पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में हमें सीधा पूछ देता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हमेशा आधी होती है। यानी अगर हम फोकस दूरी को f मान ले तो वक्रता त्रिज्या की आधी यानी r/2 होती है। अगर यहाँ से हम r का वैल्यू निकालें तो r बराबर क्या होता है, ये यहाँ जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 2f। जब ये होता है तो इसे अब हमें गोलीय दर्पण में क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। तो आइए अब हम उत्तल दर्पण में सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में आता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम कुछ नोट करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे, माना m' एक अवतल दर्पण है जिसमें PC मुख्य अक्ष है, AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर गुजरती है, बिंदु F से होकर गुजरती है। इसको आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम फिर आगे लिखेंगे B और C को मिलाया। जो B और C को मिलाया तो वही B और C हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब एक चीज़ हम जानते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग ये जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। आइए अब इसे हम प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन से कोण I और कोण R बराबर हो जाएगा। तो कोण I बराबर कोण R, किस नियम से, सीधा लिखिए यहाँ पर परावर्तन के नियम से।
चूंकि कोण आई और कोण आर बराबर है तो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कौन कौन, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। इसको मान लेते हैं हमने समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। और देखिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किस कोण के, बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के, किस नियम से, एकांतर कोण से। यानी ये कोण आई तो ये भी कोण कितना हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि समीकरण 1 में भी कोण ए बी सी है और समीकरण 2 में भी कोण ए बी सी है। यानी हमारा समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। जब किसी दो समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये दोनों बराबर हो गया तो इसे हम मान ले, ये जब बराबर हो गया तो हमारा अब देखिए दो गो कोण, यानी इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण, यहाँ से अगर ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये अगर त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और जब किसी त्रिभुज का दो गो कोण बराबर तो उसका संगत भुजा भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जब किसी त्रिभुज का दो गो भुजा बराबर तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका मतलब लिखेंगे अतः ये जो त्रिभुज बना है बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ क्या बन गया, समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया। अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब देखिए जब ये त्रिभुज हमारा समद्वि बाहु हो गया तो इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। लिखेंगे इसलिए सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। इसको हमने मान लिया समीकरण 3, समीकरण 3। अब एक चीज हम शुरू में आप लोगों को शुरुआत में ही बताए थे कि ए बी जो ये आपतित किरण है, ए बी ये जो आपतित किरण है ये बी पी सी और पी के बहुत नज़दीक से गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी और पी में, बी और पी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बी सी पी के बहुत नज़दीक है, क्या है, बहुत नज़दीक है। इसलिए क्या बी और पी दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए बी बराबर पी, इसलिए बी बराबर पी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे इरेज करके हम इसको और बढ़िया बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, देखिए आगे। अब देखिए जब ये B और P बराबर हो गया और इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब B और P बराबर हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, सी एफ बराबर कौन चीज, सी एफ बराबर ये समीकरण 3 से तो बी एफ था ही, सी एफ बराबर हम लोग लिखेंगे कौन चीज, पी एफ। ये दोनों क्या हो गया, सी पी और एफ दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सी पी को लेते हैं। अब सी पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं सी एफ, यानी ये दूरी और ये दूरी को जोड़ देंगे तो ये पूरा दूरी निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सी एफ, सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। अब देखिए यहाँ से हम सी पी बराबर लिख सकते हैं इसको पी एफ प्लस
पी एफ किससे, इसको आप लोग समीकरण 4 मान लीजिएगा, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अब देखिए सी पी बराबर 2 पी एफ हो जाएगा, सी पी बराबर 2 पी एफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आइए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक फोकस दूरी, तो क्या था, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हमने क्या कहा, पी एफ का, फोकस दूरी कहा। देखिए फोकस और ध्रुव हमारा क्या पी एफ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर 2f। और देखिए ये सी पी, सी और पी क्या, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। तो ये हो गया आर। तो यहाँ से एक चीज़ हमारा प्रूव हो गया कि ये जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दुगुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। अब यहीं से अगर हम लोग फोकस निकालते हैं तो ये f बराबर हो जाता है r/2। यही चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है। अगला वीडियो में हम लोग इस पर बहुत सारा अंकित प्रश्न देखेंगे दोस्तों।